आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि एनडीए कब शुरू हुआ। सामने अगर नहीं हो तो सामने देखते जाइए। एनडीए स्टार्टेड वे बैक इन 1954। खड़गवासला पुणे बहुत ही खूबसूरत जगह है। जब हम कहीं जाना चाहते हैं और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जान जाएंगे। अब जैसे आप सारे जो भी इसमें से 10 12 15 लोग अडेप्टेबिलिटी के लिए जा रहे हो, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगी, हाउ मेनी ऑफ यू नो कि निकलने के बाद आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगी? फिर तालियां बजाइए। आपको पता थी ट्रेनिंग कहाँ होगी? आपको पता थी? आपको पता थी? आपको पता थी, फिर बोले क्यों नहीं? तो एक लाइफ में और चीज होती है प्रोएक्टिव होना। जितना प्रोएक्टिव हो गए, जीडी में भी इस बात को हम लोग, अगर आप याद करो, मैं कहता हूँ वेल बिगन इज हाफ डन। जो शुरू करता है कहीं ना कहीं उसकी लीड ले जाता है। Important thing in life is there are many phases ups and downs. जैसे हमारी कोचिंग का फेज था, बहुत बेहतरीन चल रहा था। कोविड आया, बहुत चीज़ें डिस्टर्ब हुई, लेकिन उस डिस्टर्बेंस में भी बहुत सारी पॉजिटिविटी भी हुई। कोई आपको डाउट हो डिफेंस से लेके, यू कैन आस्क मी। उन चीज़ों पे मैं बात नहीं करूंगा। जो भी डाउट हो, चाहे रिगार्डिंग एसएसबी हो, चाहे रिटर्न हो, उन सब पे हम बात करेंगे। एक जनरल फिलॉसफी की इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि जीवन कभी भी स्ट्रेट नहीं जाएगा, हमेशा अप्स एंड डाउन्स होंगे। और ब्यूटी यही है कि जितना आप नीचे जाएंगे उतना ही आप मजबूत होंगे। मीन्स जितनी ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी उतना ही आप में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। इसलिए इफ यू हैव मेक योर एम फॉर डिफेंस सर्विसेज, आज आप अग्निवीर में, बट इफ यू वांट टू बिकम कमीशन ऑफिसर, नोबडी कैन स्टॉप यू। जर्नी कभी खत्म नहीं होती है। और हमने बहुत सारे एग्जाम्स दिए। आई वॉज फ्रॉम सैनिक स्कूल, और वहाँ पे आई वॉज स्कूल कैप्टन ऑल्सो। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें नहीं, भैया चले गए उस चक्कर में। आई वॉज गुड इन एकेडमिक्स ऑल्सो, तो था कि छोटा बेटा सिविल सर्विसेज जाएगा, ना गए। लेकिन उसकी वजह से बहुत सारी सीखने को मिली। मीन्स एनी सब्जेक्ट, वेदर इट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, कोई भी चीज़ में कहीं से भी पूछा जाए, आज भी कंसेप्ट हो सकता है हमको डेट्स भूल गए हो, लेकिन कंसेप्ट कभी भी भूल नहीं सकते। कहने का मतलब है यूपीएससी एक ऐसा एग्जामिनेशन है। सबसे इसकी ब्यूटी क्या है यूपीएससी की, कि और एग्जामिनेशन आपके पास्ट को देखते हैं कि आपने इंटर में कितना किया, हाई स्कूल में कितना किया। जैसे इफ यू गो फॉर एमबीए, उसके क्रेडिट होते हैं। यूपीएससी एक ऐसा बेहतरीन एग्जामिनेशन है कि प्रेजेंट में आप क्या हैं। आप पहले फेल भी होते रहे हो, कोई बात नहीं, वो कभी भी कंसीडर नहीं करता। प्रेजेंट में आप क्या हैं, अगर आपने अपने को इम्प्रूव कर लिया तो यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है आपको गो थ्रू कर देगा। मतलब ये इसकी सबसे ब्यूटी है। और हमेशा लाइफ में इम्प्रूवमेंट का हमेशा स्कोप होता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप चाहें और अपने को इम्प्रूव ना कर पाए। जर्नी जब शुरू की, हमने बीटेक किया, फिर एमबीए किया, एमबीए के साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी की, जॉब भी किया। अरुण सर मल्टीनेशनल में आई वॉज एट इंदौर, 2 साल जॉब किया। उसके बाद समझ में आया कि चलो एक बार ट्राई करते हैं पढ़ाने का, नहीं होगा तो फिर जॉब तो सिक्योर है। क्योंकि उस समय बीटेक प्लस एमबीए वाज द सबसे बहुत बेहतरीन होता। आज तो सब बीटेक इज जस्ट लाइक ग्रेजुएशन। उस समय केवल 5 इंजीनियरिंग कॉलेज होते थे यूपी में। तो उसको हमने एक रिस्क लिया कि एक बार कोशिश करते हैं। क्योंकि उस समय हम तैयारी भी कर रहे थे सिविल की, तो ऐसे ही कोचिंग का मतलब घर ही में आ जाते थे बच्चे, उनको पढ़ाना शुरू किया और अपना तैयारी भी करते रहे। और उस समय हम, जो बच्चा इंजीनियरिंग का, पीओ का, मतलब कोई भी आ जाए तो सब पढ़ा देते थे। मतलब कोई ऐसा था नहीं, क्योंकि पढ़े हुए थे सब चीजें। ग्रेजुअली जो है फिर हमको ये रियलाइज हुआ कि इसमें मेरे को अच्छा लग रहा है, मतलब ये बेहतर होगा। फिर हमने क्या किया कि सारी चीजें, उस समय हम अपना एग्जाम भी दे रहे थे। लास्ट अटेम्प्ट में जब मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिर मैंने कहा अब इसी चीज को करता हूँ। और 1 साल फिर हमने बहुत मेहनत की। फिर अरुण सर हमारे साथ आ गए, और आप समझिए फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम सिंगल स्टूडेंट वी हैव स्टार्टेड एंड वी हैव रीच्ड अप टू 2500 स्टूडेंट्स, 3000 स्टूडेंट्स हम लोगों ने रिकॉर्ड। मतलब इतने सिलेक्शंस दिए, सारी चीजें बहुत बेहतरीन ढंग से। कहने का मतलब है एम अगर आपका क्लियर है
पैशन है। सेकंड देखिए, आप जब तैयारी करते हो आप ही जानते हो कि कितना कर रहे हो। सिटिंग आवर्स आप बैठे हुए, लेकिन कितना आप मेहनत से कर रहे हो। देखिए आप एक चीज बतलाइए, एनडीए में अगर किसी को रिटर्न निकालना है, हाउ मच परसेंटेज इज रिक्वायर्ड? अप टू द मार्क होने चाहिए। कहने का मतलब है 35 to 40% अगर है, इट इज नॉट मैंडेटरी दैट यू शुड कवर ऑल द सिलेबस। जो आप तैयार करो दैट शुड बी सॉलिड, नंबर वन। कई बार बच्चे को बहुत आता है लेकिन चूंकि उसकी अप्रोच सही नहीं होती इसलिए सिलेक्शन नहीं दे पाता, लगता कि यार ये तो बहुत तेज था। दूसरा बच्चा इसलिए हो जाता है क्योंकि उसकी स्ट्रेटजी वेल डिफाइंड थी। यूपीएससी ने क्या किया है, आपको नेगेटिव मार्किंग कर दी है, जिसकी वजह से जितना भी सेक्शन आपका स्ट्रांग है, जो आपका मजबूत है, उस पर आप खूब मेहनत करो। 25% इज मिनिमम। मिनिमम आपका है, यू गॉट 300 फॉर द मैथ्स एंड 600 फॉर द जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें 200 आपका इंग्लिश का हो जाता है, 400 में सारा हो जाता है। तो आपको पुराने पेपर से जब आप सॉल्व करें तो आप ये देखिए कि कौन कौन सी स्ट्रेंथ है, विच आर द टॉपिक्स विच यू कैन कवर। सब पे मत जाइए, मीन्स यू मस्ट प्रिपेयर अप टू 60 to 70%। लगता है कि ये हमारा सेक्शन वीक है, वेदर इट इज मैथ्स, उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। आपको निकालना है, रिटर्न निकालना है, आपको कोई पीएचडी नहीं करनी है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए जो सेक्शन स्ट्रांग है उस सेक्शन को अच्छे से करिए। टीचर्स आर ऑलरेडी देयर। उसके लिए जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ाई से कभी भी कोई सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन हमेशा टेस्ट जब आप देते हैं, सेल्फ मॉनिटरिंग करते हैं, तभी आप सिलेक्शन दे सकते हैं। इफ समबडी कोई पढ़ता रहे तो कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। आजकल तो आपके पास इतने अच्छे टूल्स हैं कि जिनकी मदद से आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे आपने पेपर दिया, उसके बाद एनालिसिस करिए, उसके बाद कितने नंबर आए वहीं तक सीमित ना रहें, क्योंकि यूपीएससी के सर प्लीज सर आप यहाँ आ जाइए, कहीं पर बैठो बेटा। क्योंकि यूपीएससी का एक क्वेश्चन को जब आप एनालिसिस करते हो कि जो उसके ऑप्शंस होते हैं वो इतने नियर बाय होते हैं, अगर आप उनको भी डिस्कशन के थ्रू सॉल्व करते हैं तो एक क्वेश्चन से आपका उससे रिलेटेड टॉपिक हमेशा कवर होता है। नंबर टू, एक बहुत बड़ा मिथ है कि यूपीएससी में रिपीट नहीं होते क्वेश्चन। ऐसा नहीं है, यूपीएससी में हमेशा रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ये बिल्कुल दिमाग से हटा दिए, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, चाहे एनडीए का एग्जाम हो, केवल आपका करने का ढंग होता है। देखिए हर एक टॉपिक में कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उनकी केवल लैंग्वेज जो है चेंज होती है। पॉलिटी में आप जाएंगे, क्वेश्चन कोई भी होगा, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट का होगा तो उसी से रिलेटेड होंगे। अगर आप पिछले 5 साल के, जब आप 5 साल के पेपर की बात कर रहा हूं तो आपको 10 पेपर आपके हो गए। अगर आप उनको अच्छे से एनालिसिस के साथ सॉल्व कर लेते हैं तो यू शुड श्योर कि 25% तो केवल उनको अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, यू कैन सिक्योर अप टू 25%। लेकिन जब हम कह रहे हैं केवल टिक नहीं करना है कि बी ऑप्शन सही है, नो। वाई? क्योंकि उसके जो ऑप्शंस होते हैं यूपीएससी के बहुत नियर बाय होते हैं, इसलिए उन शब्दों का कि क्यों नहीं हो रहा ऑप्शन, अगर आपने उसको क्लियर कर लिया तो मेक श्योर कि वो टॉपिक है आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। स्ट्रेटजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गोइंग फॉर दिस। रिटर्न निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेटेजिकली यू शुड बी साउंड। एसएसबी के बारे में सर डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ में ही रिटर्न के साथ में 2 चीजों का बहुत ध्यान रखना होगा आपको। एसएसबी जो ब्रीफ की हम बात करें, अगर एक हम देखें तो साइको पार्ट होता है, इसलिए योर जो आपकी सोच है दैट शुड बी वेरी कंस्ट्रक्टिव। आप जिनके साथ रह रहे हैं उनके साथ आपकी जो कोशिश हो कि आप पॉजिटिविटी के साथ, मतलब आप उनसे अगर फाइट कर रहे हैं तो पॉजिटिव वे में जो है उस करें, क्योंकि आपकी जो सोच है वो अगर आपकी नेगेटिव है तो आप एसएसबी कभी भी क्लियर नहीं कर सकते। सेकंड है जीटीओ, इसलिए रिटर्न के साथ फिजिकली भी आप मेहनत करते रहें। फिजिकली का मतलब जवानों की नहीं है, यू शुड गो फॉर डेली फॉर द रनिंग। अगर आप मॉर्निंग में नहीं हैं तो आप शाम को जाएं, बहुत ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। 15 to 20 मिनट्स जो है सफिशिएंट है फॉर एक्सरसाइज एंड रनिंग, ये आपको रेगुलर करना पड़ेगा। थर्ड इज योर कम्युनिकेशन, क्योंकि एसएसबी इन 3 चीज़ों का मिक्सचर है। जीटीओ फिजिकल के लिए,
साइको पार्ट आपकी पॉजिटिविटी के लिए, मीन्स आप जो भी डे टू डे वर्क कर रहे हैं उसमें आप पॉजिटिव हैं कि नहीं। एंड थर्ड इज योर कम्युनिकेशन पार्ट। इन तीनों को रिटर्न के साथ आपको अभी से शुरू करना होगा। ऐसा नहीं कि आप रिटर्न कर लें उसके बाद यू गो। रिटर्न के साथ डेली आपको इस पे वर्क करना होगा। लाइक यू टेक एनी टॉपिक, आप आजकल तो इस पे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। आप रिकॉर्ड करिए, उसके बाद सुनिए कि कहाँ कहाँ एरर हो रही है, उसको थोड़ा थोड़ा रेक्टिफाई करते चलें, तो यू श्योर एश्योर कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू। सो होप थोड़ी पिक्चर क्लियर हुई होगी, हुई या नहीं हुई? इसलिए ऐसे सेशंस होना बीच में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अभी मैं चाहूंगा एक छोटा सा ही 10 से 15 मिनट का सेशन पवित्र लेंगे, जो कि बताएंगे कि एज अ लाइक स्टूडेंट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर रिटन, लेकिन एसएसबी की किन चीजों को आप टच करके चलो, क्योंकि आप सब कुछ वो कर रहे हो। जैसे एक बहुत बड़ी चीज हो गई कि आप जीएस पढ़ रहे हो, आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, उस करंट अफेयर्स को कैसे इंटरलिंक करोगे अपने एसएसबी के लिए, अपने को अपडेट करने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा ब्रीफ कि कैसे, क्योंकि एसएसबी इज समथिंग विच यू कैन नॉट प्रिपेयर इन अ मंथ और सो। किसी को ये लगता है क्यों कि कोई एक महीने में एसएसबी प्रिपेयर कर लेगा, रिटर्न निकालने के बाद में वो भूल जाए। एसएसबी इनफैक्ट स्टार्ट्स द मोमेंट यू बॉर्न, तब से एसएसबी शुरू होती है और चाइल्डहुड से एसएसबी शुरू हो जाती है। क्योंकि जो एक कंप्लीट लीडर बनाना होता है ना, उसके लिए जो डायनामिज्म चाहिए वो बिल्कुल अलग होता है। उनपे अच्छा खासा एक छोटा सा, क्योंकि टाइम और हर चीज को देखते हुए मैं चाहूंगा कि बस एक थोड़ा सा बता दें और कुछ एग्जाम्पल्स दे दें। जैसे मोटिवेशन के लिए भी बहुत जरूरी होता है, यू शुड गिव सम एग्जाम्पल्स। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बताऊं और उसको बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम्पल ये उसको एग्जाम्पलीफाई करेंगे। चौहान, दैट राहुल चौहान, मेजर इज मेजर, हमारा एक स्टूडेंट था। राहुल किस बैकग्राउंड से निकल के आया था, आकाश किस बैकग्राउंड से निकल के आया। ये दो चार अभी रिसेंट के कुछ ही एग्जांपल्स देंगे, कैसे वो बच्चे जो, या इवन राहुल का ही था, वो बच्चे छोड़ देते थे उसका रूममेट इंग्लिश बोलने में, किसके संग होता था हैं? चलिए प्लीज थोड़ा सा आइए। और फिर फौज में जो जिंदगी है, जो आपके 40 साल वहां बीतने हैं, वो जिंदगी में क्या क्या है, उसके लिए तो नो वन कैन बी बेटर देन कर्नल सर। थैंक यू भैया। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अभी आप सभी लोग अपने रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ साथ आपको एसएसबी के लिए कैसे तैयार करना है उनकी कुछ बातों पर मैं प्रकाश डालूंगा। तो आप लोग उसके पहले कुछ चीज़ समझ लें कि आप लोग उसको हवा नहीं बनाना है। पहली बात तो ये है ना, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, यू नीड टू टेक इट वेरी सिंपल कि अगर कोई बंदा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे संस्थान से 40% बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, जो सेना में अधिकारी के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और अगर उन बच्चों ने उस दौर में वो मेहनत करके एक मुकाम हासिल किया है, तो आज के दौर में, जैसे ये भी उत्तम सर ने आपको बताया कि टूल्स बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं आपके पास, घर बैठे सारी सुविधाएं हैं, तो आप बड़े आसानी से उन चीज़ों को पा सकते हैं। लेकिन फिर भी डे टू डे रूटीन में आपको क्या वो चीज़ें हैं जिसमें आप अभी से करके चलेंगे तो आपकी लाइफ में एसएसबी के दौरान बहुत सारी चीज़ें सिंप्लीफाई होती चली जाएंगी और आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कम्युनिकेशन स्किल, यू मस्ट बी अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। ठीक है, until unless you are speaking or expressing yourself properly, definitely you are going to face some difficulties during your SSB. It is very clear, there is no question mark at all. इसके लिए आपने क्या करना है, अभी आप 11th स्टैंडर्ड के हैं, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड के बच्चे बैठे हैं, निश्चित रूप से आपको अपना हिंदू न्यूज़पेपर सबने सुना होगा, यू माइट हैव हर्ड अबाउट हिंदू, उसको कंटिन्यू करना है। और पेपर पढ़ने का भी एक तरीका होता है, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया और सब चीज़ पढ़ना है। लेकिन हिंदू में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको हमेशा पढ़ना है, that is going to help you out in your GK section as well as your personality development as well as communication skills and get to know about so many things what is happening around you. ठीक है, that is your editorial part. ठीक है, एडिटोरियल पार्ट आपने रोज पढ़ना है और तब तक पढ़ना है जब तक आप सफल नहीं होते किसी भी क्षेत्र में। हाँ, हाँ, एडिटोरियल पार्ट आपने बहुत सिंपली समझिए कि सब
अभी क्या है, पेपर थोड़ा बड़ा होने लग गया है तो उसके पेज ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन सिंगल पेज होता है अक्सर मैक्सिमम पेज न्यूज़पेपर्स में, जिसमें 2 पैराग्राफ में बड़े बड़े 2 सेक्शन दिए रहते हैं, किसी टॉपिक के बारे में बहुत बेहतर तरीके से समझाया जाता है, तो आप उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। हाँ, तो आपने मेरे कहने का मतलब उसको कंटिन्यू रखना है, उसकी और चीज़ें क्या करनी, जब आप उसको पढ़ेंगे डेफिनेटली आपकी इंग्लिश की जो अभी तैयारी शायद कुछ बच्चों की इतनी अच्छी नहीं होगी, तो उसके वोकैब समझने में दिक्कत लगी, तो उसको आप अंडरलाइन कीजिए। विनय सर आपके साथ बहुत मेहनत करते हैं, उनसे बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए, तो आपका बहुत सा काम आसान हो जाएगा। आप अपनी वोकैब्स तैयार कीजिए, साथ में रोज एक 10-5 मिनट ही सही, रोज टूटी फूटी जो भी आपकी बन रही है बोलने का प्रयास कीजिए। लास्ट टाइम की जो रिटर्न की आपके एनडीए की जो कट ऑफ थी वो 291 थी, 2024 एनडीए फर्स्ट की। मैंने विनय सर से डिस्कस भी किया था, आपको बताया भी था। अगर आप 291 नंबर नहीं ला सकते तो आप ड्रीम छोड़ दो, टू बी वेरी फेयर। 900 में 291 क्या होता, कुछ भी नहीं होता। और 350 लाओगे तो एकेडमी में जाओगे, 350 मिनिमम 350 लाओगे तो तुम्हारी लगभग सिक्योर है, ठीक है। डू मोर देन दिस, इसके अलावा कुछ कठिन काम नहीं है। जैसे सर ने बताया कि एग्जाम खाली पढ़ते रहने से नहीं निकलता, स्मार्ट स्टडी करिए, अपना एनालिसिस करिए, आप मॉक टेस्ट दीजिए, है ना, एसेस योरसेल्फ वेयर यू आर लाइंग, क्या परसेंटेज निकल रहा है। अगर ये मान लीजिए 35-40 के आसपास आप रहे तो रिटर्न तो आपका 100% श्योर है, और 40 के अराउंड रहे तो आपकी मेरिट भी श्योर है। और 40% केवल आपको एसबी में चाहिए होता है, लेकिन दोस्त 40% इज नॉट दैट मच इजी एज यू थिंक, ठीक है। यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू गेट दोज 40%, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर संस्थान में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, दुनिया की कोई सुनना ही नहीं है। हमारे साथ आपके सामने देखो कर्नल सर भी है, ये हम सब लोग ऐसे प्लान करते हैं कि आपके साथ किसी प्रकार कोई धोखा ना होने पाए। और संस्थान क्या करते हैं हमें कुछ पता नहीं, लेकिन इस संस्थान में जो भी आपको बताया जाएगा ऑथेंटिक होगा, सब चीज़ें पक्की होंगी, प्रैक्टिकल होगी, बच्चे समय समय पर आपको आके बताते रहेंगे, सारे ऑफिसर जो आते हैं। थैंक यू वेरी मच। रियलिटी नजर आती है कि हाँ, ये है सच्चाई, और ऐसी होती है एकेडमी, और ऐसी होती है वो 40 साल की जिंदगी जब हम सर्व करते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस को। तो सिद्दीकी सर को मैं बुलाऊंगा, कर्नल डॉक्टर सिद्दीकी, आपके चीफ मेंटोर हैं, आप ब्रोशर में भी देखते होंगे, और हमेशा मतलब दो ही इज वेरी बिजी, बैडली बिजी। कल इनकी एक बुक लॉन्च हुई है लखनऊ ताज में, जस्ट इमेजिन ताज एंड देन यहाँ। सो बट दैट इज व्हाट अडेप्टेबिलिटी इज ऑल अबाउट, राइट। तो साहिर एक बहुत बड़े शायर हुए, उन्होंने कहा है कि ले दे के अपने पास एक नजर ही तो है, ले दे के अपने पास एक नजर ही तो है, क्यों देखे जिंदगी को किसी और की नजर से, राइट। तो आप सबको अपने इंट्रोस्पेक्शन अपनी नजर से उस जगह रखना है जहां सर आपको लेके चलेंगे। सर, ओवर टू यू प्लीज। ये मैंने देखा है, और 24 एसएसबी का मैं जीटीओ था 2.5 साल बेंगलोर। बहुत से कैडेट्स को देखे, बहुत लंबी सर्विस के बाद हमने फौज में जो नए अफसर आते रहे कि बेस्ट ऑफ द सिलेक्शन से बच्चा, प्रोसेस तो एक ही है ना एसएसबी का, वो किसी कहीं का भी हो, तो उसका जो है रिटन साइकोलॉजिकल इंटरव्यू एवरीथिंग मस्ट हैव हैपेंड, ही मस्ट हैव बीन क्लियर्ड, इट्स कमीशन ऑफिसर आफ्टर ट्रेनिंग इज कम बैक। और उन्हीं ऑफिसर्स में से 2-3 साल में पता लगा 2 की कोड इंक्वायरी हो गई, कोई झूठ बोलता पकड़ा गया, किसी ने बोर्ड ऑफ ऑफिसर में हेराफेरी कर दी, किसी ने कैलेसनेस, मतलब जहाँ सेंस ऑफ उसकी ड्यूटी जहाँ पर है उसमें उसने कोई नहीं देख रहा, चलो सो लेते कुछ कर रही है, और एक मेजर एक्सीडेंट हो गया, लॉसेस हो गए, ठीक है, इक्विपमेंट लॉस हो गया, लाइफ लॉस हो गया, लिव लॉस हो गया, तो उनके लिए फिर प्रोसेस है, डील कर रहे हैं ना। तो उससे फर्क है, उससे क्या नतीजा निकलता है कि कितना भी प्रोसेस सीरियस हो, कितना भी स्ट्रिक्ट आपका जो है मेथोडिकल प्रोसेसिंग हो फॉर सेलेक्टिंग अ कैडेट, ह्यूमन वीकनेसेस दे ऑलवेज रिमेन। किसी की फितरत वो बदलती नहीं है। उसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्वेंट होना पड़ेगा, क्यूरियस होना पड़ेगा, और करेक्टिव मेजर्स खुद ही अप्लाई करने पड़ेंगे। जितने भी टेस्ट होते हैं फौज के, एसएसबी के, आप फौज में ना जाए अभी, ठीक है, उनका सिर्फ 2 ही मकसद होता है, तीसरा कोई मकसद नहीं, कि किसी तरीके से एक जस्टिफाई मेथड से, प्रोसेस से ये मालूम चले कि आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी क्या है,
आपकी जो है जाती फितरत क्या है, राइट? कि आप इंडिविजुअली आप ऑनेस्ट हैं, आपकी इंटेग्रिटी हाई है, आप कोशिश करते हैं अपने आप को बेहतर करने के लिए। यू डू नॉट हैव अ जेलेसी फैक्टर। अब ये नहीं कि ये मुझसे ज्यादा खूबसूरत है तो मैं इनकी मोटरसाइकिल हवा निकाल दूं, है ना? ये क्या मतलब यार? क्योंकि मुझसे ज्यादा तगड़े हैं तो मैं उनका ठीक है कोई बात, इनकी शर्ट में तो दे टर्न इनटू अ क्रिमिनल एक्टिविटी लेटर इन लाइफ, बिकॉज आप समझते हो कि हम पकड़े जाएंगे नहीं, कुछ कर दें, यू गेट इनकरेज। इनको चेक अभी करना है बच्चे अपने घर से, अपनी पर्सनल लाइफ में, कि व्हाट मे हैपन। आई हैव ओनली वन कॉम्पिटिटर इन लाइफ एंड दैट इज यू योरसेल्फ। आप जैसे हो कल आपको इससे बेहतर होना है। अगर नहीं होते हो तो यू हैव वेस्टेड वन डे, राइट? आपने उसका नाम सुना है, मोहम्मद अली का नाम सुना होगा। कौन था ये? बॉक्सर था। तो इससे किसी ने पूछा, यार तुम वर्ल्ड चैंपियन हो, इतने बड़े बॉक्सर हो दुनिया के, तुम कितने पुशअप्स करते हो? हाउ मेनी? तो उसका जवाब ये नहीं था कि 1000, 2000 या 500, 50, ये नहीं कहा उसने। कैन आई डू नॉट नो, आई स्टार्ट काउंटिंग व्हेन आई गेट टायर्ड। मतलब इतने पुशअप्स कर लेता था, जब तक करता ही रहता था जब तक कि थकता नहीं था, और जब थक जाता तब वो काउंट करना शुरू करता था, गिनना, और जितने उसके कॉम्पिटिटर थे उनसे ज्यादा करता था। सो व्हाट इज इट? वो जो करेक्टिव मेजर्स थे वो अपनी जिंदगी में शामिल करता था टू बिकम बेटर टुमारो। तो आप लोग भी अपनी जिंदगी में ये कोशिश करें कि आप जैसे हैं, ठीक है, आकलन करें, खुद सेल्फ आकलन, सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है, आप करें रेट्रोस्पेक्शन में कि हमारी ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेसेस है, और उसके बाद उसमें अपनी वीकनेसेस को कैसे हम खत्म करें, उनको फर्दर स्ट्रेंथन करें टू कन्वर्ट टू स्ट्रेंथ, और अपनी स्ट्रेंथ्स को फर्दर शाइन करें, फर्दर होल्ड करें और बेहतर करें। ये जरूरी। और देखिए, कोई सहारा, कोई क्रचेस लेके 100 मीटर की दौड़ दौड़ सकता है? या बैसाखी लेके नहीं दौड़ सकता। अपने सहारे खुद बनो। आई कैन टीच यू समथिंग, ही कैन टीच यू समथिंग, ही सम बुक कैन गिव यू सम रेफरेंस। और अगर मैंने खुद कोशिश नहीं की उनको अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए, और उनको वक्त दिया, उनको प्रैक्टिस नहीं करूँ, तो उसका कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। गैर परों से उड़ सकता है हद से हद दीवारों तक, गैर परों से उड़ सकता है हद से हद दीवारों तक। अंबर तक तो वही उड़ेगा जिसके अपने पर होंगे। सो डेवलप, हाँ, डेवलप योर ओन स्ट्रेंथ। एंड इफ यू डोंट गिव ए स्माइल, आई विल गेट एंग्री। गिव द डैम स्माइल ऑन ए फेस। सारा खतरनाक आदमी हूं मैं, यू डोंट नो। गुड, दैट्स लुकिंग बेटर। ठीक है, जो मुस्कुराते नहीं मुझे पसंद। जी हाँ, या दैट्स ओके। हाँ, डोंट क्लैप बट एटलीस्ट गिव मी अ स्माइल। इस बात का सबूत दो कि तुम्हें यू आर अलाइव एंड यू देयर इज अ फेशियल मसल आल्सो, उनका भी मूवमेंट होना जरूरी है ना? ये और तो ये मैंने बताया। अब नाउ नेक्स्ट थिंग, मैंने पहली क्या बताई कि इंडिविजुअल क्वालिटीज को चेक करते हैं ये एग्जाम्स, ये तरीके जितने प्रोसेस हैं आपके। और दूसरा एक बहुत अहम चीज है फौज के लिए स्पेशली, वो देखते हैं कि ये जो बच्चा है, ये बच्ची है, स्टूडेंट है, इसके अंदर एक ग्रुप में, एक टीम में काम करने की काबिलियत है कि नहीं। अगर मैं 5 लोगों के साथ मुझे बुला लिया जाए किसी काम टास्क करने के लिए, और मैं ये चाहूं कि मुझको तो बहुत इंटेलिजेंट हूं, बहुत हार्ड वर्कर हूं फलाना, कि मैं इनकी सुनूंगा नहीं, अपने आप ही सब कुछ कर दूंगा, तो आई एम अनफिट फॉर द आर्मी। आर्मी इज अ ग्रुप वर्क, टीम वर्क। तो जितने जीटीओ टेस्ट होते हैं, सब चीजें बेसिक उतना तुम्हारी अंग्रेजी देखते हैं ना, तुम बांसबल्ली कैसे इस्तेमाल की, या कितने बड़े पहलवान, वो सब ट्रेन कर लेंगे तुम्हें। 4.5 साल बहुत लंबा वक्त है, जब ओटीएस से गए या कहीं से भी गए, या जो भी आपका ट्रेनिंग ड्यूरेशन है। वो बेसिकली देखते हैं कि इस बच्चे के अंदर एक ग्रुप में, समूह में अडेप्टेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं काम करने की, और अपने अलावा दूसरे के सजेशन सुनने का मादा है कि नहीं। दैट मीन्स अगर हम 5-6 लोग हैं, हम लोगों ने किसी बात पे डिस्कशन किया,
और चारों का मुख्तलिफ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। हम कितने कन्वीनियंटली एक कंसेंसस पे पहुंच सकते हैं, एक वर्केबल सॉल्यूशन कर सकते हैं, उसके बाद फुल एनर्जी लगा देंगे उसको एग्जीक्यूट करने में विदाउट डिसेंट के कि साला मेरा सॉल्यूशन तो माना नहीं गया, इसका माना गया, अब तो मैं इसको फेल करा दूंगा। ठीक है, तो सारे टेस्ट क्या चेक करते हैं? दो चीजें। पहली क्या चीज है? इंडिविजुअल पोटेंशियल, कि वेदर आपके अंदर बेसिक पोटेंशियल इंग्रेडिएंट्स है कि नहीं। वो सब क्या है? ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, एडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, वर्बल एक्सप्रेशन, रिटन एक्सप्रेशन, वर्किंग एज ए टीम, है ना। ये सब चीजें वो आपके अंदर कितनी डिग्री में, कितने मिकदार में है, और ये इंटेलिजेंस कितनी है, आपकी IQ कितनी है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड देखते हैं जो टेस्ट होंगे, वो ये देखेंगे कि भाई आपके अंदर जब एक टीम के अंदर कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं है फौज में जिसमें एक आदमी ऑपरेट करता हो, एक आदमी ही मेंटेन करता हो, और एक आदमी जाके दुश्मन जाके पाकिस्तान झंडा गड़ाता है। ऐसा हो सकता है क्या? एक इन्फेंट्री एक आदमी ले लो जो एक राइफल लेके जा रहा है, उसका काम है सिर्फ चलाना, मगर उसकी जो रेगुलर R1 R2 R3 रिपेयर, उसके लिए EME के लोग होते हैं, उसको रेगुलर मेंटेनेंस रिपेयर करते हैं। उसके बाद एक डिपार्टमेंट होता है जो उसके स्पेयर पार्ट्स को प्रोवाइड करते हैं। एक डिपार्टमेंट तो ऑर्डिनेंस वाले जो उसको गोलियां ला के देते हैं, और एक होता है उनका जो लीडर, सेक्शन कमांडर हो गया, कंपनी कमांडर हो गया, ऐसे लेवल बढ़ता जाता है, बटालियन कमांडर, जो उनको बताता है कि उस गोली को कहाँ चलाना है। जब फौज में मैं कमीशन होके गया ना, इस फर्क को समझो मैं जो बता रहा हूँ। तो साहब वो टैंक वाले, हम आर्मर्ड रेजिमेंट में गए, तो टैंक, एक तो बड़ा टैंक देखा ना आप लोगों ने, हाँ, तो बड़ा, उसमें 4 क्रू होते हैं, 4 क्रू होते हैं, और हर एक जो क्रू मेंबर के पास पर्सनल वेपन होता है, यानी वो एक इटालियन बेरेटा पिस्टल होता है यहाँ पे। वो इसलिए कि मान लो लड़ाई में गए, टैंक खराब हो गया, ये दुश्मन का गोला लग गया, कुछ हो गया, तो टैंक अबेंडेंड हो गया, तो आपको वहां से भागना है, तो क्या करेंगे? आपका पर्सनल वेपन है, अपनी हिफाजत के लिए, अपनी हिफाजत के, आप सही जगह पे पहुंच जाएं, यू डोंट लूज अ लाइफ। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो हमारे एक CO साहब थे, सरदार जी सोडी साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी बात, मुझे कभी भूला नहीं, मैं बहुत अच्छी बात बताई, और आप लोग भी इस बात समझें, अगर डिफेंस में जाना है सोल्जरली, लफाजी नहीं है ये कि साहब वो मैं अपना पहली मरतबा टैंक में जाने से पहले मेरा पर्सनल वेपन दिए गया, इटालियन नया नया बेटा, तो मैं उसको अपने होल्स्टर में डाल रहा था, तो वो टैंक ऊपर बैठा था सरदार जी, CO साहब हमारा उस जमाने में, तो कहता सन कम हियर, हमें आप सर, यस सर, कहले बेटा तुम ये पिस्तौल तो रख रहे हो अपने इसमें, इसके बारे में कुछ जानते हो? मैं कहा सर आई कैन फायर, आई कैन जस्ट शूट एनीबॉडी। कहले ये बताना चाहता हूँ, यू कैन शूट एनीबॉडी, कि सिपाही को ये जान लेना बहुत जरूरी है कि जब उसके हाथ में पिस्तौल हो, हथियार हो, तो जब किसी की जान लेना हो तो 1000 बार सोचे, जब किसी की जान लेना हो तो 1000 बार सोचे फिर उसका इस्तेमाल करे, और जब किसी की जान बचाना हो तो एक बार भी ना सोचे उसका इस्तेमाल करो। समझे? ये बहुत जरूरी है जानना, ताकत का इस्तेमाल कहां करना, वो बुजुर्ग मुझे सिखा रहा है। देन आई रियलाइज कि जो मैं कहता था कि फिल्मी हीरो आई कैन शूट एनीबॉडी एंड किल, नो इट्स नॉट दैट, यू सी। और सुनाओ, ये जानना जरूरी है हमें कि ताकत का इस्तेमाल कब करना है। अगर आपके पास ताकत आई, और अभी क्या है, अभी यू आर यंग, यू आर फिजिकली स्ट्रांग एटलीस्ट, ठीक है, फिजिकली स्ट्रांग, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपने स्ट्रेंथ का इस्तेमाल इसलिए नहीं करना है कि किसी को परेशान करें, तकलीफ दें, क्योंकि वो सिपाही ही नहीं हो सकता जो रहम दिल ना हो, जो जिसके अंदर काइंडनेस, कंपैशन ना हो, क्योंकि जो सिपाही जो जंग लड़ते हैं फौज, ये क्वालिटीज देखते हैं और कुछ नहीं देखते। अगर आप जाके अमरीश की तरह काम करने लगे तो हो गया काम फिर, ठीक है। पॉइंट इज वेरी सिंपल कि यू हैव टू, जो दुश्मन लड़ रहा है मेरा, चाइनीज या पाकिस्तानी जो मेरे दुश्मन लड़ रहे हैं, अब मैंने उनकी सिस्टर को छेड़ा नहीं ना, उन्होंने मेरी सिस्टर को छेड़ा, बट वाई आर किलिंग ईच अदर फॉर अ कॉज, और उस कॉज के लिए, दैट इज नेशन, व्हाट मैनी थिंग, ठीक है।
आई बिलोंग टू माई कंट्री, ही बिलोंग टू, ही इज फाइटिंग फॉर हिज कंट्री. मगर उस दरमियान अगर दैट गाय पुट्स डाउन हिज वेपन, a razor white flag, or he raises his hand, you know what are orders? You are not supposed to shoot. Then you become a cold-blooded murderer. You accept him. As long as he's got a weapon against you, इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी अपनी आप जो फिजिकल ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओनली एंड ओनली फॉर सेल्फ डिफेंस, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स. आप किसी कमजोर बुजुर्ग को आप थ्रेटन कर रहे हैं, डरा रहे हैं, है ना? इसलिए तो ये चीजें, दो चार चीजें, फैक्टर्स को समझना बहुत जरूरी है कि यू हैव टू बी हैविंग अ बैलेंस्ड अप्रोच. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. हमारे जब हम कैसे फौज में आ गए, ऑफिसर बन गए, बहुत इंटरेस्टिंग केस उनको बताते रहता हूँ. हमारा एक दोस्त था, दो क्लास फेलो था, वीरेंद्र लांबा. वो बहुत होशियार था, बहुत ही मेहनत करता था, बहुत पढ़ता था. उसके फादर फौज में ऑफिसर थे, तो उनका बंगला शंगला था, वो देखता सब. तो उसके फादर की एक ख्वाहिश थी कि जैसे मैं ऑफिसर हूँ, मेरा बेटा भी वैसे ऑफिसर बन जाए, है ना? मैं उसके अंदर खराबी थी, उसकी हैंड राइटिंग खराब थी. अब मैं पढ़ता था, नालायक था, मगर मेरी अंदर खूबी थी, मेरी हैंड राइटिंग अच्छी थी. अब जी है कुछ भी ऐसे. तो उसके फादर देखते थे जो कॉपी वॉपी, कहते थे यार उसको, जब भी वीरेंद्र को देखे 2 थप्पड़, देख साले जाहिद की राइटिंग कितनी अच्छी है. अब वो बड़ा परेशान था, यार तेरी हैंड राइटिंग ना हुई, रोज मुझे जूते पड़ते हैं यहाँ पे. उस जमाने एम्प्लॉयमेंट न्यूज में निकलता था एनडीए का एंट्रेंस फॉर्म. तो उसके फादर गए, 2 एम्प्लॉयमेंट लेके आए वहां पे, और उन्होंने घर में दावत की. हम तो तैयारी थे दावत करने के, क्या कोई चिकन खिला रहे थे, जाओ. हाँ. तो उन्होंने खिलाया बुलाया और कहने लगे यार जाहिद तुम एक काम करो यार, ये तो बहुत नालायक है. एवरी पेरेंट्स थिंक दैट हिज चाइल्ड इज मोर इडियोटिक, है ना? डोंट वरी. तो ऐसा होता नहीं है. माय फादर थिंक दैट आई एम द मोस्ट फुलिश चाइल्ड, दैट इज ओके, है ना? तो वो लोग कहते मेजर लंबा कि यार जाहिद तुम बच्चे, तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है. इस तरह इसकी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, और अगर फॉर्म में कहीं कटिंग हो गई भरते हुए तो फॉर्म बेकार हो जाएगा. तो तुम ऐसा करो, मैं 2 फॉर्म ले आया, वीरेंद्र का एक फॉर्म भर देना, जो गड़बड़ी हो तो दूसरे में सही सही भर देना, है ना? हमने ठीक ठीक अंकल चिकन खाए, बाकी देखा जाएगा. हमने वो कर दिया. तो हमने जब फॉर्म भरा तो पहला फॉर्म बिल्कुल सही भर गया, उसमें एक भी कटिंग ही नहीं थी. तो वीरेंद्र कहता है यार वो झांसी एग्जाम देने जा रहा है, यार शायद तू अपना भर दे, ठीक है? तेरे साथ चलूंगा तो घूम फिर के आ जाएंगे, सारा चलेंगे बढ़िया. फौजी अफसर में हमने कहा यार गाड़ी में हम भी बैठ के जाएंगे, हम भी खाएंगे, चलो. हमने भी अपना भर दिया, लगा घर वाले मालूम नहीं हम क्या कर रहे नहीं कर रहे. दोनों भर के उसके पापा को दिया, उन्होंने अपना भेज दिया. हम लोगों का सेंटर आया झांसी, वहाँ गए साहब एग्जाम देने, तो बड़ा मजा आया, दे के चले आए. और जब रिजल्ट आया वीरेंद्र फेल हो गया, मैं सिलेक्ट हो गया, ठीक है? वो पता नहीं किसी कंपनी में आजकल कॉर्पोरेट में रोज भागता है 5 से 7 बैग लेके, और गाली देता है अपने बाप को, तो तुझसे फॉर्म क्यों भरवाया यार. मैं तेरे जबान का सच्चे रोज नहीं खिलाया था. तो देखो एक बात है, अपने इसलिए बता रहा हूँ कि अपने जहन से निकाल दो कि तुम नहीं हो सकते हो, ये बिल्कुल निकाल दो. सब करेक्ट. तो ये अपने पहले ही चीज निकाल दो जहन से कि हमारे तो नहीं हो सकता, हम तो ऐसे वैसे कुछ नहीं, ठीक है? इसको, इस बैरियर को, रिस्ट्रिक्शन को निकाल दो. यू विल 100% मेक इट, आई एम टेलिंग यू. और कोई जरूरी नहीं यार, ये यू टेल मी, आईपीएस में कितनी वैकेंसीज होती हैं? कोई बताएगा मुझे? साल में सिविल सर्विस वैकेंसीज कितनी होती है? अरे यार 789 समथिंग होती है, टचिंग इट 750 या 56 होती है. ओके नाउ पता कितने एग्जाम्स लेते हैं? 10 to 12 lakhs इन इंडिया. अच्छा ओके, तो कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी जीनियस हो, वो 10 lakhs थोड़ी हो जाएंगे. होंगे कितने? जितनी वैकेंसीज है. सो देयर इज अ प्रोसेस एंड देयर इज a selection process. People get rejected at stage wise and those best they go there. इसका क्या मतलब हुआ? वो जो बाकी जो नहीं हुए वो जिंदगी में कामयाब नहीं होते, बहुत होते हैं, क्योंकि अंदर बेसिक इंटेलिजेंस है, बेसिक नॉलेज है. दिस इज अ प्रोफेशन, सिविल सर्विसेज, बट दे आर plenty of profession, they succeed even more than them. ये भी मैंने देखा. ओके, व्हाई आई एम सेइंग दिस कि डिसहार्टेंड होने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज में भी. यू कैन लर्न फ्रॉम
सक्सेस यू कैन लर्न फ्रॉम फेलियर टू. जिसने भी एनी पर्सन हु लर्न्स हाउ टू हैंडल, देखो हैंडलिंग अ फेलियर इज नो प्रॉब्लम. अब मैं नहीं हुआ, थोड़ा देर रोया हुआ फिर मस्त हो गया, कोई बात नहीं, अगले देखेंगे. बट हैंडलिंग अ सक्सेस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. अगर मैं कामयाब हो गया तो फिर मेरे जमीन से मैं 6 इंच ऊपर चलने लगता हूँ. ठीक है, जब मेंढक नहीं फूल जाता है वैसे फूल जाता हूँ, फिर मैं किसी को कुछ समझता ही नहीं. और यही एक चीज होती है जो आदमी को जिंदगी में परेशानियां तकलीफों की वजह बन जाती है. फोकस ऑन दीज 3-4 थिंग्स आई हैव सेड इट. इंप्रूव योर इंडिविजुअल क्वालिटी. सी दैट यू वर्क इन योर टीम बेटर वे, बहुत जरूरी है. thirdly, keep the smile up, don't get disheartened ever. And fourth thing, develop an attitude called never say die. ये अंग्रेजी में एक मुहावरा है, never say die. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये होता है कि हम होंगे कामयाब एक दिन. Thank you. You want to ask me something, Vikas? Yes, please. Any question? कोई सवाल नहीं? गर्ल्स, कोई सवाल नहीं? बॉयज, आपने बताया कि आपने एग्जाम के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे, आपने फॉर्म भरा, आप चले गए. बट बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मेंटली प्रिपेयर्ड होकर के जाते हैं, उनका तो सिलेक्शन होता नहीं है. फिर आप कैसे नहीं, select सो हुए? मेंटली गुड क्वेश्चन. सुनो. Yes. एक हाँ गुड क्वेश्चन. ऐसा नहीं, हंसने की बात नहीं बच्चे. देखो, मेंटली प्रिपेयर होने से कुछ नहीं होता, प्रिपरेशन करने से होता है. आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड टू बिकम मैरी ऐश्वर्या राय. आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड यार, बट इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? शेख चिल्ली के हसीन सपने, आई हैव टू वॉक थ्रू, आई हैव टू अर्न मोर देन अभिषेक बच्चन.